प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम निबंध लेखन के अंतर्गत विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10, 11 एवं 12 में निबंध से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जहां कक्षा 10 में इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, वहीं कक्षा 11 और 12 में इसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं। विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निवारण के उपाय, मेरा प्रिय कवि, बढ़ती जनसंख्या की समस्या एवं समाधान, नारी सशक्तिकरण, वैश्विक महामारी कोरोना जैसे विषयों पर निबंध तैयार करना उचित होगा। निबंध लेखन एक कला है। थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर सारगर्भित विचार प्रकट करने के ढंग को निबंध कहते हैं। अंग्रेजी के एसे को हिंदी में निबंध कहा जाता है। निबंध का आरंभ आकर्षक ढंग से होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले की उत्सुकता अंत तक बनी रहे। वास्तव में अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी आवश्यक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के निबंध, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, महादेवी वर्मा जी के निबंध, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के निबंध, ये ऐसे निबंध हैं जो बरबस ही मन को मोह लेते हैं। एक श्रेष्ठ निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं: भूमिका, विषय का विस्तार या प्रसार तथा उपसंहार। भूमिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, तत्पश्चात विषय का विस्तार किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसे छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाता है। उपसंहार निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें प्रायः निबंध का सारांश दिया जाता है। विषय और उद्देश्य की दृष्टि से निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध आदि। तो आइए आज हम लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय से निबंध लेखन की शुरुआत करें। निबंध लिखते समय सबसे पहले रूपरेखा देनी चाहिए। प्रश्नोत्तर संख्या लिखें, उसके बाद निबंध का शीर्षक लिख दें, तत्पश्चात रूपरेखा दें और रूपरेखा में जो शीर्षक आप निर्धारित करें इसी को निबंध में विस्तारित कर दें, तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक आदर्श निबंध तैयार हो जाता है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब इसके लिए रूपरेखा देखें। पहला प्रस्तावना, दूसरा विज्ञान का अर्थ, तीसरा विज्ञान वरदान के रूप में। इसके अंतर्गत आप जितने विस्तार की जरूरत हो उतनी छोटी छोटी हेडिंग ले लें। जैसे क यातायात के क्षेत्र में, ख संचार के क्षेत्र में, ग कृषि के क्षेत्र में, घ शिक्षा के क्षेत्र में और अंगा चिकित्सा के क्षेत्र में। हमने 5 लिए हैं। आप चाहें तो रक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और विस्तारित भी कर सकते हैं। चौथा वैज्ञानिक अभिशाप के रूप में और 5वां उपसंहार। एक निबंध में जितनी बातें होनी चाहिए वो सारी बातें यहाँ इकट्ठी हो गई हैं। अब आइए इसी को विस्तारित करते हैं। प्रस्तावना देखें। आज का युग विज्ञान का युग है। हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी विज्ञान की देन है। जैसे टीवी, बस, रेल, हवाई जहाज आदि। यद्यपि विज्ञान ने हमें अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, किंतु प्रकारांतर से विनाश का मार्ग भी खोल दिया है। अतः आज यह प्रश्न विचारणीय हो गया है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इस तरह से आप प्रस्तावना लिखें। दूसरी जो हेडिंग है वह है विज्ञान का अर्थ। इसे इस रूप में लिखें। किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात वह ज्ञान
जिसका बार बार परीक्षण किया जाए किंतु परिणाम एक ही प्राप्त हो, वह विज्ञान के अंतर्गत आता है। यदि परिणाम भिन्न भिन्न प्राप्त हो तो उसकी गणना विज्ञान के अंतर्गत नहीं की जा सकती। ये रहा आपका विज्ञान का अर्थ। अब तीसरी हेडिंग लें, विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान ने लोगों के जीवन को सरल, सहज और सुखमय बना दिया है। बिजली, ग्रामोफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि वैज्ञानिक आविष्कारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है। यथा या जैसे लिख करके अब छोटी छोटी आप हेडिंग ले। जैसे हम लोगों ने निर्धारित किया है क यातायात के क्षेत्र में। प्राचीन समय में लोग पैदल, घोड़े से अथवा बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करते थे, जिसमें समय और श्रम अधिक व्यय करना पड़ता था। किंतु आज बस, रेल आदि द्वारा स्थल मार्ग से, जलयान द्वारा जल मार्ग से और वायुयान द्वारा वायु मार्ग से लंबी दूरी की यात्राओं को भी कुछ ही समय में पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ख, संचार के क्षेत्र में। पहले संदेशवाहक द्वारा पत्र या संदेश भेजे जाते थे, जिसमें समय अधिक लगता था। कभी कभी संदेश सही जगह पर पहुंच भी नहीं पाता था। आज टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि की सहायता से कुछ ही पलों में विश्व भर में समाचार प्रेषित किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तीसरी हेडिंग, कृषि के क्षेत्र में। लिखना शुरू करें। प्राचीन समय में लोग हल बैलों की सहायता से परंपरागत खेती करते थे, जिसमें उत्पादन कम होता था। आज ट्रैक्टर आदि मशीनों, उन्नतशील बीजों, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, सिंचाई के अत्याधुनिक साधनों एवं कीटनाशकों आदि के प्रयोग से अधिक अन्न का उत्पादन हो रहा है और हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इस प्रकार विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। चौथी हेडिंग है शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें इस प्रकार लिखें। पहले गुरु की वाणी को सुनकर कंठस्थ करना ही शिष्य के लिए एकमात्र विकल्प था, किंतु आज छापा खाना के आविष्कार से अनेक पुस्तकें छप गई हैं। रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी सहायता से लाखों करोड़ों लोग एक साथ लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पांचवी और अंतिम हेडिंग, चिकित्सा के क्षेत्र में। पूर्व के समय में वैद्य जड़ी बूटी के माध्यम से उपचार करते थे। महामारी के कारण गांव के गांव साफ हो जाते थे, किंतु आज शल्य चिकित्सा एवं अत्याधुनिक औषधियों द्वारा असाध्य रोगों पर भी लगभग विजय प्राप्त कर ली गई है। इस प्रकार विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब मूल हेडिंग आपकी अगली है, विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। इसमें इस प्रकार लिखें। उपरोक्त के अतिरिक्त विज्ञान का एक दूसरा पहलू भी है जो बड़ा भयावह है। एक सुई जिससे हम शर्ट में बटन टांगते हैं, यदि किसी की आंख में चुभो दें तो वह अंधा हो जाएगा। आज विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में अणुबम, परमाणु बम, तोप, टैंक, मिसाइल आदि के साथ जैविक हथियारों को थमाकर मानवता को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस प्रकार विज्ञान मानव जीवन के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। और अब अंतिम हेडिंग, उपसंहार।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विज्ञान का लक्ष्य मानव कल्याण है। यदि वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखें तो निश्चय ही विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है, किंतु वैज्ञानिक आविष्कारों का यदि दुरुपयोग किया गया तो वह मानव जीवन के लिए अभिशाप भी है। अतः हमें वैज्ञानिक आविष्कारों का मानव हित में प्रयोग करना होगा, अन्यथा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कहना पड़ेगा कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस विषय पर निबंध को समझ लिया होगा। जितने भी शीर्षक लिए गए हैं उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन आपको बड़ा विस्तार में नहीं जाना है, क्योंकि माध्यमिक कक्षाओं में प्रश्न पत्र बड़ा होता है और आप विस्तार करेंगे तो प्रश्न आपका छूट सकता है। कोशिश करें कि निबंध को अंत में लिखें ताकि जितना समय मिले उतने में कर पाएं। पहले पृष्ठ में रूपरेखा लिखकर उसे छोड़ दें और दूसरे पृष्ठ से विस्तार करना शुरू करें, तो बड़े आराम से 2.5 से 3 पृष्ठ में आपका निबंध पूरा हो सकता है। अगले भाग में अगला विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।